Hello everyone. Now in today's class we are going to talk about our constitution. हमारा संविधान, world's longest written document. It is known as a pride for us. यह हमारे लिए एक प्राइड का विषय है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. According to CBSE, some units are prescribed for 2021 and 22 syllabus. So we will discuss about those units in this video. And the units are: why do we need a constitution, making of Indian constitution, and guiding values of Indian constitution. Now let's start this chapter from why do we need a constitution. हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? संविधान की ज़रूरत को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि संविधान होता क्या है. What is a constitution? A constitution of a country, किसी भी देश का संविधान, is a set of written rules, एक ऐसा संग्रह है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं and that are accepted by all peoples living together in a country. और उन रूल्स को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है जो उस देश के नागरिक होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ. यह एक सुप्रीम लॉ माना जाता है दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी. एक क्षेत्र में रहने वाले लोग और उस देश की जो सरकार होती है उनके बीच के रिलेशनशिप को यह निश्चित करता है. ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. इस हिसाब से जो संविधान का रोल होता है वह एक देश के लिए विशिष्ट होता है. वह बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, वो ऐसे काम उससे निर्धारित होते हैं जो उस देश को चलाने के लिए ज़रूरी माने जाते हैं और जिनके आधार पर हमें एक संविधान की ज़रूरत महसूस होती है. द थिंग्स आर: it generates the degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people of living together. देश के वे लोग जो एक साथ रहते हैं उन सब के बीच ट्रस्ट, विश्वास, कोऑर्डिनेशन, सहभागिता, इसको निश्चित करने के लिए, जनरेट करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस की जाती है. जैसे अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, हमारा देश ऐसे पीपल्स का संग्रह माना जाता है जो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फेथ्स में विश्वास रखते हैं. तो उन सब के बीच ट्रस्ट और सहभागिता निश्चित करने के लिए संविधान की ज़रूरत महसूस की गई. इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड. यह निर्धारित करेगा कि किस तरह से सरकार का गठन होगा और किस तरह से वह अपने पास पावर रख सकती है डिसीजन लेने की अकॉर्डिंग टू द people. It laid down limits on the power of government. सरकार को अगर पावर दी जाती हैं तो उनको लिमिट करने का कार्य भी संविधान करता है. वह सरकार को बताता है कि उसे जनता के राइट्स का ध्यान रखते हुए किस तरह से अपनी पावर को यूटिलाइज करना है, उसको यूज़ करना है. It also expresses the aspirations of the peoples about creating a good society. यह हमारे समाज में, देश में एक गुड समाज, एक गुड सोसाइटी का निर्माण करने के लिए लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदों को बताता है. कैसे उम्मीदें उनकी पूरी होती हैं? मान लो एक देश है जहाँ पर अलग अलग वर्ग के पीपल्स रहते हैं, सभी तरह की कैटेगरीज हर देश में पाई जाती हैं. अब हर वर्ग की ऐसी एस्पिरेशन होगी कि जो समाज है वो उनकी उम्मीदों के हिसाब से क्रिएट हो. मेन वाइल अगर एग्जाम्पल दे, चोर का समाज अगर होगा, वो चाहेगा कि कानून ऐसे बने जो चोरों को चोरी करने के राइट्स दें. लेकिन यह तो एक गुड समाज की क्रिएशन नहीं होगी. तो एक गुड समाज को निर्मित करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि संविधान ऐसे नियमों को निर्धारित करे जो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करे और लोगों की महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके. इसलिए भी संविधान की ज़रूरत को महसूस किया जाता है. ऑल कंट्रीज, अब अगर हम वास्तविकता की बात करें, वास्तव क्या है, वास्तविक कंडीशन क्या है देशों की. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरी डेमोक्रेटिक.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी देश का अपना संविधान हो वह एक प्रजातांत्रिक देश ही हो, लेकिन यह ज़रूरी है कि जो भी प्रजातांत्रिक देश होगा वह संविधान के दायरे में काम करेगा, इसलिए उसका एक संविधान ज़रूर होगा। हमारा देश जब आज़ादी नहीं प्राप्त किए हुए था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। हम एग्जाम्पल मानते हैं ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका ने भी अपनी आज़ादी के बाद एक संविधान का निर्माण किया था, उसे भी संविधान की ज़रूरत हुई थी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्रांति के बाद एक अप्रूवल दिया गया था एक प्रजातांत्रिक संगठन संविधान को। Since then it has become a practice। उसके बाद से यह ज़रूरत की जाने लगी कि देश के जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, सभी अपनी डेमोक्रेसीज के लिए संविधान को निर्मित करें। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सभी देशों का होना चाहिए, इसीलिए संविधान की ज़रूरत को महसूस किया गया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान का निर्माण। हम यहाँ मैप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था पूरे देश पर ब्रिटिश इंडिया का शासन चल रहा था। आज़ादी के बाद देश को अलग अलग पॉलिटिकल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया और उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया, संविधान के दायरे में निर्धारित कर दिया गया। अब कैसे हमारे भारत का संविधान निर्मित हुआ? ऑल थिंग्स वी नो। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थितियां थी जिसके तहत हमारे संविधान का निर्माण किया गया, उसकी विचारधारा को ड्रॉन अप किया गया था। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। हमारे देश के संविधान का निर्माण करना एक इजी टास्क नहीं था। उस समय पर बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी जो इसको डिफ़िकल्ट बनाती थी। जस्ट लाइक एक विशाल भारत, विभिन्नताओं वाला भारत, जिसकी सारी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं था। द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स दैट सिटीजन्स। देश के सभी नागरिक अपने स्टेटस को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हमारा देश तभी डिवीज़न का शिकार हुआ था, जिसके कारण सभी वर्गों के लोग अपने अपने स्टेटस को लेकर संघर्ष कर रहे थे। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन। हमारे देश का जो निर्माण हुआ था एक रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण, विभाजन के कारण हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एटलीस्ट उस समय पर 10 लाख से भी पीपल ऐसे थे जो बोथ साइड के बॉर्डर पर किल किए गए थे, और यह डिवीज़न के कारण जो हिंसा हुई थी उस कंडीशन को भी हमारा देश फेस कर रहा था। उस कंडीशन में संविधान का निर्माण करना एक इजी टास्क नहीं था। इसमें दोनों ही कंडीशन को देखना था। सभी धर्मों के लोगों की महत्वाकांक्षाओं, उनकी ज़रूरतों को संविधान में निर्मित करना था, उनको स्थान देना था। द ब्रिटिश हैड लैक्ड, तीसरी कंडीशन यह थी कि जो हमारा देश ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में चल रहा था, उन्होंने डिवीज़न करते हुए एक कंडीशन यह उत्पन्न कर दी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, मीन्स जिन पर राजाओं का शासन चल रहा था, उन स्टेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट, उनके लिए नियम बना दिया कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं या भारत के साथ रहें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। अब उन कंडीशंस में एक संविधान के दायरे में उन प्रिंसली स्टेट्स को लाना भी एक इजी टास्क नहीं था। When the Constitution was being written, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, the makers of the Constitution had anxieties about the present and future of the country। उस कंडीशन के हिसाब से जो हमारे देश की स्थिति थी, संविधान के जो मेकर्स थे, निर्माता थे, उनके सामने कंडीशन थी कि हमारे देश की चिंताएं, प्रेजेंट की चिंता भी उस समय मौजूद थी, और एक फ्यूचर भारत कैसा होना चाहिए उसको लेकर भी चिंताएं मौजूद थी। तो उस सर्कमस्टेंसेस में संविधान को निर्मित करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसको पूरा किया गया। अब कैसे मार्ग प्रशस्त हुआ हमारे संविधान के निर्माण का, कैसे ये सर्कमस्टेंसेस फॉलो हुई, ऑल थिंग्स वी नो अबाउट इट नाउ। इन 1928 में जब हमारे संविधान के निर्माण को लेकर डिस्कशन चल रहा था,
बाय इंडियन मोतीलाल नेहरू द 8 अदर कांग्रेस लीडर्स। इनके बीच डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को लेकर। 1931 में रिजोल्यूशन एट कराची ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। इस बात को लेकर डिस्कशन किया गया कि अगर हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारा देश कैसा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इन सब को लेकर डिस्कशन किया गया। कौन कौन सी फीचर्स हमारे देश के संविधान में होनी चाहिए, एंड उसमें ऑब्जर्व किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, मींस राइट टू वोट का अधिकार, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया जाए। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सभी को आज़ादी और समानता का अधिकार। टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनकी सुरक्षा का अधिकार, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये सब हमारे संविधान के दायरे में आने चाहिए। ये सब डिस्कस किए गए थे 1931 में एंड द रेजोल्यूशन एट कराची प्लेस पर जो मीटिंग हुई थी। हमारे संविधान को निर्मित करने का मार्ग आसान नहीं था। उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज को ऑब्जर्व किया गया, जस्ट लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेलमेयर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस, इरिश कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी संविधानों को ऑब्जर्व किया गया और उसी के बाद हमारे संविधान के निर्माण की ओर कदम बढ़ाए गए। सबको ऑब्जर्व करने के बाद संविधान के निर्माण की ओर कार्य किए गए। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली ए स्ट्रगल। हमारा जो राष्ट्रीय मूवमेंट था वो केवल फॉरेन रूल्स के खिलाफ एक संघर्ष नहीं था, इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रीजनरेट अवर कंट्री। यह संघर्ष था हमारे देश के पुनः निर्माण का, एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स। यह संघर्ष था हमारे नए समाज के ट्रांसफॉर्मेशन का और पॉलिटिक्स के निर्माण का। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज कॉलोनियल रूल। इन सब में हेल्पफुल हुआ वह फैमिलियरिटीज जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी, वो आज़ादी के संघर्ष को लेकर कटिबद्ध थी और कॉलोनियल रूल्स में भी वो फेमिलियर थी, परिचित थी, जिसके कारण हमें हेल्प मिली उन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस को निर्मित करने की जो हमारे एग्रीमेंट को फॉलो करेंगी और एक डेवलपमेंट में, संविधान के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगी। द एक्सपीरियंस गेन बाय द इंडियंस, भारतीयों का वह एक्सपीरियंस जो उन्होंने लेजिस्लेटिव, कानून संबंधी संस्थाओं के दौरान काम करते हुए गेन किया था ब्रिटिश रूल के दौरान, वह भी हमारे लिए बहुत यूजफुल हुआ फॉर द कंट्री एंड सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। और इसी के बाद हमारी स्वयं की संस्थाओं का निर्माण किया गया। मैनी लीडर्स वर इंस्पायर्ड। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो इंस्पायर्ड थे किन किन आइडियाज़ को लेकर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर्ड थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया से वो इंस्पायर्ड थे, एंड प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन से भी वो इंस्पायर्ड थे। इसी के साथ साथ जो बिल राइट्स थे यूएस के, उनसे भी इंस्पिरेशन ली गई, बट दे डिड नॉट सिंपली इमिटेटेड दिस प्रिंसिपल्स। लेकिन उनको ऑब्जर्व किया गया, उनकी कॉपी हमारे संविधान में नहीं की गई। बहुत सारे इंस्पायर्ड लीडर्स के व्यूज़ हमारे देश के संविधान में काम आए, जस्ट लाइक मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजिनी नायडू। ये सब हिस्सा माने जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी कमेटी जो संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी 1946 में। इस संविधान की कमेटी का जो गठन किया गया उसमें 299 मेंबर्स निर्मित किए गए, संगठित किए गए, और इन पॉइंट्स को माइंड में रखा गया जो हमारी 1928 की कमेटी में ऑब्जर्व किए गए थे, जस्ट लाइक यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन में कैबिनेट मिशन प्लान किया गया था 1946 में। 389 मेंबर्स रिप्रेजेंट द प्रोविजंस ऑफ 292
93 स्टेट इसमें ऑब्जर्व की गई एंड चीफ कमिश्नर प्रोविजंस रखे गए 3 एंड बलूचिस्तान से एंड 1 बलूचिस्तान से। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया एक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर। इलेक्शंस, किस तरह से इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के निर्माण के लिए। आफ्टर वॉर द कंट्री वाज डिवीजन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। आज़ादी के बाद हमारा देश डिवाइड हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, अब दोनों कमिटीज़ के लिए मीन्स भारत के लिए अलग संविधान लिखा जाना था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान था। तो भारत के हिस्से में जो संविधान का गठन होना था उसमें 299 मेंबर्स को शामिल किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया, जिन्होंने संविधान को लेकर डिस्कशन को प्रिपेयर किया। इट वाज डिस्कस्ड, और यह संविधान डिस्कस किया गया एवरी क्लोज टू क्लोज मीन्स हर क्लोज को इसमें डिस्कस किया गया। एंड द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमारे संविधान, अब राउंड टू राउंड डिस्कशन के बाद संविधान निर्मित हुआ, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द असेंबली वाज डोमिनेटेड, जो हमारी असेंबली जो गठित की गई थी उसमें डोमिनेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर्स का। इट हैज़ मैनी नॉन कांग्रेस मेंबर्स ऑल्सो, इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी थे जो नॉन कांग्रेस कमेटी से बिलोंग करते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट, लेकिन अलग अलग कमेटी से गठित होने के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर इन मेंबर्स के व्यूज़ का ही प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें लोगों की एस्पिरेशंस जो ज़रूरी थी देश को लेकर लागू की गई थी, उन सबको भी शामिल किया गया। कुछ मेंबर्स जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अब प्रश्न उठता है कि जो संविधान निर्मित किया गया उसे हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवर द लास्ट 64 ईयर्स से हम लोग ऑब्जर्व करते आए हैं उस संविधान को जो हमारे देश के लिए लागू किया जाता था और देश को निर्मित करने के लिए ज़रूरी था। इसमें शामिल किए गए थे वे सभी मुद्दे जो हमारे देश को चलाने के लिए ज़रूरी थे और हमारे देश को निर्मित करने के लिए ज़रूरी थे, जिसमें शामिल किए गए ओवर द लास्ट 64 ईयर्स, पिछले 64 ईयर्स से कोई भी सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी किसी ने भी हमारे देश के संविधान का जो निर्माण किया गया उसकी लिगमिटमेसी पर क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया, जो एक पावर माना जाता है हमारे संविधान की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान की असेंबली थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी पीपल्स ऑफ इंडिया को। नो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज बट फेयर जोग्राफिकल शेयर, इसमें यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था लेकिन जोग्राफिकल शेयर्स था सभी मेंबर्स का, सभी क्षेत्रों से देश के लोगों को स्वीकृत किया गया था। असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, असेंबली में जो मेंबर्स थे वो अलग अलग भाषा से बिलोंग करती थी, ग्रुप से बिलोंग करती थी, जाति, वर्ग, धर्म और ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमिक, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक सिस्टमिक मैनर में काम किया और एक कंसिस्टेंशियल मैनर में, एक सलाहबद्ध तरीके से काम किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, इसमें जो अमेंडमेंट प्रावधान कंसिडर किए गए वो लगभग 2000 से भी ज़्यादा थी। मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स का समय लगा, जिसमें 114 डेज हर मेंबर्स ने डेलिब्रेट किए। एवरी डॉक्यूमेंट्स एंड वर्ड स्पोकन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें जितने भी वर्ड्स स्पोकन किए गए उनको रिकॉर्ड किया गया और एक बल्कि वॉल्यूम इसका निश्चित किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी माना जाता है,
इसमें शामिल किए गए उन विचारधाराओं को जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में शामिल किए जाते हैं, उनके विचारों को इसमें शामिल किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया था कमेटी का। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में और जनवरी 26 1950 में इसको लागू कर दिया गया, जब हमारा देश रिपब्लिक डे मनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, यह हमारे बेस्ट माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। ईच मेंबर्स रिप्रेजेंट मिनी इंडिया, सभी भारतीय जो इसमें मेंबर्स के रूप में काम कर रहे थे मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दोज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट, जिन्होंने भी संविधान के निर्माण को काम अंजाम दिया था, उन्होंने अपने चेंज ऑफ सोसाइटी के चेंज के अनुसार और लोगों की एस्पिरेशंस के अनुसार काम किया। दे डिड नॉट सी इट एज स्केयर्ड, इन्होंने इसको एक स्केयर्ड स्टेटस और अनअल्टरेबल लॉ के रूप में निर्धारित नहीं किया। हमारे संविधान में प्रोविजन रखे गए जिसको चेंज किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। These changes are called constitutional amendments, इन्हीं को नाम दिया गया constitutional amendments का, संशोधन का, संवैधानिक संशोधन इनको कहा जाता है। Till date 104 amendments have been made in constitution, उस डेट तक 104 प्रावधान यहाँ पर निर्मित किए गए थे और following procedures ध्यान में रखे गए थे। In first category, amendments can be done by simple majority of members present and voting before sending it for the president's assent. Means यह रखा गया प्रावधान कि संविधान में जितने भी amendments होंगे प्रेसिडेंट के सामने रखे जाने से पहले उन पर पूरा डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और उसी के बाद उनको मेजॉरिटी मिलने के बाद प्रेसिडेंट के असेंट्स के लिए साइन के लिए उनको भेजा जाएगा। इन सेकेंड कैटेगरी अमेंडमेंट्स रिक्वायर ए स्पेशल मेजोरिटी, सेकेंड कैटेगरी में जो प्रावधान रखे गए उसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। सच एन अमेंडमेंट कैन बी पास बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह के जो प्रावधान होंगे वो हर हाउस में पास किए जाएंगे बाय द 2/3 मेजोरिटीज और वोटिंग के थ्रू इसको पास आउट किया जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही इसको पास आउट माना जाएगा। थर्ड कैटेगरीज में जो प्रावधान रखे गए इट रियली डिफिकल्ट टू पास, इनको पास करना बहुत मुश्किल था। बिसाइड द स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन इन द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी थी मेजॉरिटी की उन्हीं के द्वारा इसको पास आउट किया जाएगा। द सेम हैज टू बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के कानून बनाने वाले वर्ग के द्वारा एटलीस्ट 50% के बाद अप्रूवल के बाद ही इनको लागू किया जाएगा। Guiding values of Indian Constitution, we can understand the Constitution of rules through two ways, हम two ways के द्वारा इनको जान सकते हैं, by reading the views of some major leaders and by us understanding the philosophy of Constitution। Guiding values of Indian Constitution में शामिल है हमारा महात्मा गांधी के व्यू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यू, जवाहरलाल नेहरू के व्यू, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को, कौन कौन से ड्रीम उन्होंने देखे और कौन कौन से वायदे उन्होंने संविधान को लेकर के उन सबको प्रेजेंट किया है। महात्मा गांधी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में कैसा संविधान होना चाहिए इसके बारे में अपनी विचारधारा दी थी। बी आर अम्बेडकर ने भी क्रिटिसाइज किया कुछ व्यूज को महात्मा गांधी के। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इंडिपेंडेंट डे से पहले हमारी पहली रात को जो भाषण दिया उसमें भी अपने संविधान के बारे में बात की और उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में इंडिया के लिए उनकी होनी चाहिए। फ्रीडम, पावर, सभी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। उन आने वाली जनरेशन के टीयर्स जिनको पहुंचने की बात की गई, ये सब मुद्दे यहाँ पर रखे गए। प्रेम्बल, प्रस्तावना, हमारे देश का जो संविधान लिखा गया उसकी प्रस्तावना में उन सभी मुद्दों को दर्शाया गया जो हमारे संविधान की बेसिक वैल्यूज के रूप में जाने जाते हैं। जस्ट लाइक एक सोवेरिजन कंट्री, सोशलिस्ट सामाजिक कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इन सभी मुद्दों को हमारे संविधान के प्रेम्बल में दर्शाया गया था।
कुछ वैल्यूज़ मेंशन की गई जो अभी हमने देखी प्रेम्बल में, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे संविधान में दर्शाई गई। एक सोवरेन राष्ट्र, एक सेकुलर कंट्री, हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी, इक्वालिटी सभी को समानता, एक डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट टू वोट सभी के लिए होना चाहिए, सभी को इक्वल जस्टिस एंड भाईचारे की भावना, ये सब हमारे संविधान में दर्शाई गई। और इन्हीं के कारण हमारा संविधान एक ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक वेरी लॉन्ग डिटेल डॉक्यूमेंट, अमेंडमेंट्स इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम अपडेट होने चाहिए। इट ले द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन गवर्न द कंट्री, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत सरकार को चुना जाता है राइट टू वोट के द्वारा। डिफाइन करता है उन डिसीजन मेकिंग पावर्स को जो सरकार को निर्धारित करती हैं, लिमिट करती हैं सरकार की पावर को। सरकार की पावर को लिमिट करने के साथ साथ देश के नागरिकों के संवैधानिक राइट की जो हित हैं उनकी भी सुरक्षा का अधिकार देती है। तो ये है हमारा संविधान, एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। ट्राई टू रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू देन।